जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हालचाल? सब बढ़िया? चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। क्योंकि पिछली क्लास में मैंने प्रमुख तरीके से आपको अशोक के स्तंभ लेखों के बारे में प्रमुख जानकारी देने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। याद रखिएगा, यदि आप 2023 के अंतिम में एक बेहतरीन सी जॉब पाना चाहते हैं तो सीधा जुट जाएं फ्यूचर एकेडमी XYZ से, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको फ्री में सारी चीज़ें देने का कार्य करते हैं। जो कंटेंट है, बेस्ट मटेरियल, बेस्ट कंटेंट, लाइव क्लासेस, सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। इसके अलावा PDF वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको दिया जाता है, वो भी फ्री में। किसी भी प्रकार का आपसे एक भी रुपये चार्ज नहीं किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ माध्यम, एक बात ये सिर्फ और सिर्फ ये माध्यम है कि आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सी जॉब हो जाए। एक बेहतरीन सी जॉब कर कर आपने कहीं ना कहीं आप अपने पिता की फिक्र को फ़क्र में बदलने का कार्य करें। यही सारी चीज़ें रहती हैं। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, चैनल के साथ रहिएगा, बने रहिएगा। बेस्ट चीज़ें आपको देता रहूँगा, कोशिश करूँगा कि कहीं ना कहीं आप बेहतर करें, बेहतर से बहुत बेहतर करने का प्रयास करें। यही सारी चीज़ें रहेंगी। और चलते हैं बेहतरीन सी अपनी क्लास की ओर, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख रूप से मौर्यकाल की आर्थिक व्यवस्था तथा मौर्यकालीन मुद्राएं। दोनों चीज़ों को प्रमुख रूप से पढ़ेंगे और दोनों कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से और आपके जीवन की दृष्टि से। अच्छा, बात करें मौर्य काल की आर्थिक व्यवस्था की, तो यहाँ पर देखिए पहले पॉइंट में बताया है मैंने। इस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि हुआ करता था। अर्थव्यवस्था की अगर प्रमुख रूप से बात करूं तो प्रमुख आधार क्या था? कहना सर, कृषि था, पशुपालन था, कारखाना था। ठीक है, फिर से समझो। इस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो था कृषि, पशुपालन तथा कारखाना था। प्रमुख रूप से पशु क्या बोल सकते, कृषि तथा पशुपालन प्रमुख रूप से था। क्या था? कृषि तथा पशुपालन प्रमुख रूप से था। और शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र अगर बात करें तो शिक्षा का सबसे बड़ा जो केंद्र था वो तक्षशिला था। आप समझिएगा, तक्षशिला से लोग विदेश से पढ़ने आया करते थे। आज इतनी बुरी परिस्थितियां भारत को सामना करना पड़ रहा है कि भारत के लोग विदेश में पढ़ने को जा रहे हैं। और एक समय वो था कि जो विदेश के देश जो थे, बाहर के जो देश थे, वहाँ से लोग हमारे यहाँ तक्षशिला में पढ़ने के लिए आया करते थे। और जो तक्षशिला थी, कहीं ना कहीं इतना बेहतरीन विश्वविद्यालय, आपको बता देते ना, शिक्षा का एक सबसे बड़ा केंद्र आपको कह सकते हैं, शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था, जिसको हम तक्षशिला कहते थे। परिस्थितियां हैं, बदलती रहती हैं, सिक्के के दो पहलू रहते हैं, कभी इस तरफ तो कभी इस तरफ, कभी चित्त भी आता है और कभी पट्ट भी आता है। तो सिक्का जो है ना, वो उछलता रहता है। जीवन का जो पहिया है वो चलता रहता है, घूम फिर के फिर वहीं आना है। यानी कर्म आपके अच्छे होंगे तो फल भी अच्छा ही पकेगा। अगर आप सोचो कांटे को बोकर एक बेहतरीन से फल की कामना करो तो ये आपका सोचना विफल है ना। आगे अगर अगले पॉइंट की बात करूं, सरकारी भूमि को सीता भूमि कहते थे। सरकारी जो भूमि हुआ करती थी उस समय पर, उस भूमि को हम क्या कहते थे? कहना सर, सीता भूमि कहते थे। आगे समझो, बिना वर्षा के अच्छी भूमि को आदेव मृतक कहा जाता था। क्या कहते थे? आदेव मृतक कहते थे। बिना वर्षा के अच्छी भूमि को आदेव मृतक कहा जाता था। आगे देखो, इस समय भूमि का उत्पादन 1/6 कौटिल्य के अनुसार, 1/4 मेगास्थनीज के अनुसार लिया जाता था। समझिए, अगर हम बात करें उत्पादन की बात करें तो 1/6 किसके अनुसार? कहना सर, कौटिल्य के अनुसार। और 1/4 किसके? कहना सर, मेगास्थनीज के अनुसार लिया जाता था। बिक्री का मूल्य, बिक्री का जो मूल्य था वो 10वां भाग होता था। क्या था? बिक्री का जो मूल्य था वो 10वां भाग होता था। ठीक है। बिक्री कर, बिक्री कर का मूल्य 10वां भाग हुआ करता था। ये बात समझ में आ गई। भूमि माप वाले कर को बील कहा जाता था। क्या कहते थे? भूमि माप वाले कर को क्या कहते थे? कहना सर, बील कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कहना सर, सॉरी भैया, भूमि माप वाले कर को रज्जू कहा जाता था। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, बाई मिस्टेक हो गई है, 1 सेकंड रुकिएगा।
क्या कहा जाता था? रज्जू कहा जाता था। भूमि माप वाले कर को क्या कहते थे? कि न सर रज्जू कहा जाता था। अगर मैं आगे बात करूं, अकाल के समय कोई कर नहीं लिया जाता था। अकाल के समय क्या किया जाता था? कोई भी कर नहीं लिया जाता था। अगर प्रमुख रूप से बात करूं मौर्यकालीन की मुद्राओं के बारे में, तो ये बात समझिएगा, ये बात प्रमुख रूप से आप समझिएगा थोड़ा सा, जिससे कि आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न ना हो। मौर्य काल की राजनीतिक जो मुद्रा थी वो थी पर्ण। क्या थी? राजनीतिक मुद्रा की बात करूं तो वो थी पर्ण, जो कि चांदी का सिक्का हुआ करती थी। क्या थी? जो कि चांदी का सिक्का हुआ करती थी। आगे अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी को, मुद्राओं का परीक्षण करने वाले अधिकारी को क्या बोलते थे? रुद्र दर्शक कहा जाता था, जो कि मुद्राओं का क्या करता था? परीक्षण करता था। क्या करता था? कि न सर जो मुद्राओं का परीक्षण करता था उसको हम, उस अधिकारी को क्या बोलते थे? रुद्र दर्शक कहा जाता था। इस समय चांदी की मुद्राओं को क्या बोलते थे? इस समय जो चांदी की जो मुद्राएं थीं उनको हम कृष्णपढ़, क्या बोलते थे? कृष्णपढ़ कहा जाता था। ठीक है, कृष्णपढ़ कहा जाता था। इस समय सोने के सिक्के को स्वर्ण एवं निक्ष कहा जाता था। स्वर्ण एवं निक्ष कहा जाता था। इस समय जो सोने के सिक्के थे उनको स्वर्ण एवं निक्ष कहा जाता था। आगे बात करें तांबे के सिक्के को इस समय मासक क्या बोलते थे? इस समय क्या बोलते थे? माशरक, माशरक या काकल काकानी, क्या बोलते हैं? काकनी, माशक या काकनी कहा जाता था। क्या बोलते थे? माशक या काकनी कहा जाता था। तांबे के सिक्के को इस समय माशक या काकनी कहा जाता था। ये थी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि विशेष रूप से मैंने आपको लिखाने का कार्य किया, आपको पढ़ाने का कार्य किया। और समझिए बूंद बूंद से कहते हैं घड़ा बढ़ता है। और आज हम बता दें हिस्ट्री में लगभग लगभग 100+ वीडियो होने वाली हैं। और ये बहुत बड़ा रेशियो होता है कि 100+ वीडियो हो जाती हैं, है ना। और कहीं ना कहीं मैंने बहुत कुछ अभी तक आपको हिस्ट्री में पढ़ा दिया है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको इन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का कार्य किया है। ठीक है, याद रखो सिलेक्शन चाहते हो तो रिवीजन पर फोकस करो। और हम चलते हैं अपनी क्लास में रिवीजन की ओर, जिससे कि और बेहतरीन तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो सके। अगर बात करें मौर्य काल की आर्थिक व्यवस्था की, तो समझिए इस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। इस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। कृषि पशुपालन का कारखाना था और शिक्षा का सबसे अच्छा केंद्र तक्षशिला माना जाता था। सरकारी भूमि को सीता की भूमि कहते थे। बिना वर्षा के अच्छी भूमि को आबिद मृतक कहा जाता था। इस समय भूमि का उत्पादन का 1/6 कौटिल्य के अनुसार 1/4 मेगास्थनीज के अनुसार लिया जाता था। बिक्री कर मूल्य का 10वां भाग होता था। बिक्री कर मूल्य का 10वां भाग होता था। भूमि माप वाले कर को रज्जू कहते थे। अकाल के समय कोई कर नहीं लिया जाता था। मौर्यकालीन मुद्राओं की एक प्रमुख रूप से बात करें तो मौर्यकाल की राजनीतिक मुद्रा पर्ण थी, जो कि चांदी के सिक्के की हुआ करती थी। मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी एवं रुद्र दर्शक कहते थे। मुद्राओं का जो परीक्षण करते हैं उस अधिकारी को क्या बोलते हैं? रुद्र दर्शक कहते हैं। इस समय चांदी की जो मुद्रा को हम क्या बोलते हैं? कृष्णपर्ण कहा जाता था। इसके अलावा इस समय सोने के सिक्के को स्वर्ण कहा जाता था। तांबे के सिक्के को इस समय माशरक या काकनी कहा जाता था। ये रही आज की क्लास। मेरा प्रयास रहा कि आपको बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझा पाऊँ, एक्सप्लेन कर पाऊँ, और वो शायद आप तक पहुँची भी होंगी, चीज़ें आपको समझ में भी आई होंगी। इस बात का मुझे पूर्ण तरीके से विश्वास है। जो विद्यार्थी हैं बता दीजिएगा, कमेंट में लिख दिया करेंगे आप लोग। ठीक है, ध्यान रखें। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन विशेष करके फोकस करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लूँगा मैं। जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा महत्वपूर्ण तरीके से। और टेलीग्राम पर जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फटाफट जाके टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिससे प्रत्येक बार की PDF आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जल्दी से भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।